हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका चैनल सरन ऑनलाइन पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 9 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अब इस वीडियो में हम लोग पूरी एनसीईआरटी में जो भी चीजें आपकी दे रखी हैं इस पाठ की, उसकी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हर एक अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपको यह चैप्टर एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ, हमको अंधेरे कमरे में नहीं दिखाई देता है। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती हैं। तो वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, कि किसकी वजह से वो दिखाई देती हैं। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। तो किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वहां से, जैसे ये कोई एक वस्तु है, यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा इस तरह से और यहाँ से टकरा के हमारी आंखों पर आएगा, तो तब हमको वो वस्तु दिखाई देती है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। जैसे कांच है तो कांच में से प्रकाश दूसरी तरफ चला जाता है, टकरा के हमारी आंखों पे नहीं आता है। और कांच के दूसरी तरफ जो वस्तुएं रखी हुई हैं वहां से प्रकाश जो है कांच के से होकर हमारी आंखों पर आता है, तो इसलिए हमको कांच के दूसरी तरफ की चीजें दिखाई देती हैं। प्रकाश के संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। हमारे चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक घटनाओं को देखकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गति कर रहा है। प्रतीत होता है ऐसा कि वो सीधी रेखा में चल रहा है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बना सकता है, प्रकाश के एक सरल रेखी पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो अब प्रकाश कि हम लोग क्या बोलते हैं, किरण, ठीक है। तो अब प्रकाश के एक सरल रेखी पथ, यानी कि प्रकाश जिस सरल रेखी पथ में चल रहा है, तो उसे जो बताता है, उसकी जिसकी सहायता से हम उसको बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण, प्रकाश की किरण। अब इसमें पहली चीज जो हमको पढ़नी है, प्रकाश का परावर्तन। तो अब परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, यानी कि बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ हो, जैसे कि दर्पण, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ठीक है। उस पे जैसे प्रकाश पड़ता है तो वो वापस भेज देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले से परिचित हैं, तो आइए इन नियमों को याद कर लें। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा हुआ है, 8वीं में भी प्रकाश करके एक चैप्टर आता था आपका। तो अगर आपको याद हो तो वहां पर ये कोई एक दर्पण है, ठीक है, दर्पण इसको मान लो। यहां से एक प्रकाश की किरण आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इस पे आपतित हो रही है, यहां से टकरा के ये परावर्तित होगी, ये आपकी परावर्तित किरण। अब हमसे क्या बोला गया है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, जो ये किरण है यहां पर एक लंब बनाएंगे, ये, ठीक है। तो अब यहां पर इस लंब, ये लंब कहां पर है, जहां पर ये किरण टकरा रही है वहीं पर सतह के लंबवत एक आपने लाइन बना ली है, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो अभिलंब, ठीक है, लंबवत। तो अब आपतन कोण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है, जो कोण बना रही है, वो क्या है आपका आपतन कोण। इसको हम लोग बोलते हैं आई, इंसिडेंट एंगल।
और परावर्तित किरण जो एंगल बना रही है आर, वो है आपका परावर्तन कोण। तो अब क्या बोला गया है कि इसमें कि ये दोनों क्या हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर आपका ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण दूसरा नियम है इसका, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। तो मतलब कि ये आपतित किरण, ये आपका अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल का मतलब है कि जैसे ये एक तल है, आप एक को x मान सकते हो और एक को y मान सकते हो। जैसे कि हम इसको x ले लें और ये क्या हो गया आपका y। तो अब I यानी कि आपका आपतित किरण भी किस में है, xy में है, परावर्तित किरण भी किस में है, xy में है, अभिलंब भी किस में है, xy में है। कोई भी यहां पर z में नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है सब के सब एक ही तल पर है, इसका मतलब ये होता है। अब अगर हम बात करें परावर्तन के नियम गोली पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। तो अब ये जो नियम है यह हर तरह की सतह के लिए, चाहे वो खुरदुरी सतह हो, टेढ़ी मेढ़ी सतह हो, गोलाकार हो, हर तरह पे लागू होती है। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं, यानी कि जो समतल दर्पण, जो हमारे घरों पे जो दर्पण होता है जिसमें हम तैयार होते हैं, वो दर्पण क्या है आपका समतल दर्पण। तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है वो हम जानते हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, प्रतिबिंब होता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी और वास्तविक दोनों में ये फर्क है कि आभासी को आप किसी भी सतह या किसी स्क्रीन पर नहीं बना सकते हैं, और जो है वास्तविक वाला स्क्रीन पर बनता है। जैसे मूवी हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो वहां पर जो स्क्रीन पर जो चित्र बन रहा है वो क्या है आपका वास्तविक है, और जो हम खुद को आईने में देखते हैं वो क्या है आपका आभासी है। प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है, मतलब दोनों का साइज बराबर होता है। जितने साइज के हम है उतने साइज का हमको दर्पण में दिखाई देता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हम खड़े हैं, ठीक है। दूरी बराबर होती है वस्तु की और प्रतिबिंब की दर्पण से। इसके अतिरिक्त पार्श्व परिवर्तित होती है, और यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बने। पार्श्व परिवर्तित मतलब कि जैसे कि हम ABCD लिखते हैं तो उसमें उल्टा दिखाई देता है, तो ये है आपका पार्श्व परिवर्तित। तो अब यहां पर हमसे क्या बोला है कि यदि परावर्तक सतह जो समतल है उसकी जगह अगर वो पृष्ठ वक्रित हो, गोलाकार हो, वक्र हो, तो तब कैसे ये चीजें दिखेंगी। तो अब इसके लिए एक क्रियाकलाप दे रखा है। तो क्रियाकलाप में क्या है कि जैसे एक चम्मच है, तो चम्मच को आप इस तरह से देखिए कि ये जैसे एक चम्मच है, तो यहां से देखने पर और यहां से देखने पर दोनों तरफ से चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं आपको। आप ये करके देखिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा इसमें। तो यहां पर चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ वक्रित दर्पण की भांति माना जाता है। ये मतलब एक गोलाकार जो दर्पण है, गोली दर्पण है, उसकी तरह आप इसको मान सकते हो। तो सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण ही ज्यादातर उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का भाग माना जाता है, मतलब कि एक बड़ा सा गोला है और उसमें से काट के हमने एक दर्पण को बना दिया है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है गोली दर्पण कहलाते हैं। मतलब कि हमारे पास एक गोल पूरा जैसे फुटबॉल जैसा था और उसमें से हमने एक छोटे से भाग को चमका के काट के अलग कर दिया है, तो वो क्या हुआ हमारा गोली दर्पण। तो
अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जब हम उसमें से दर्पण बनाएंगे, जैसे कि हमारा ये एक गोला है और इसमें से दर्पण आप बना रहे हो, तो आप ये हो सकता है कि आप अंदर की तरफ पॉलिश करो और फिर दर्पण बनाओ। आप ये कर सकते हो, आप बाहर की तरफ पॉलिश करो और उससे दर्पण बनाओ। तो क्या होगा कि जिससे आपका या तो सतह अंदर की ओर होगी और या तो बाहर की तरफ उभरी हुई होगी। चल, समझ में आया? आगे इसमें अब तो अब जिस परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो उसको अवतल, और दूसरा इसमें बोला गया है कि अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है वह उत्तल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या बात कर रहा है। ये एक है, आपने ये गोला लिया, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया पहले कि हमने अंदर वाली सतह को पॉलिश कर दिया और बाहर वाली सतह को ऐसे ब्लॉक कर दिया, और अब इसको काट के ऐसे निकाल लिया, सिर्फ इतने भाग को। तो इसके लिए क्या हुआ हमारा, यह अंदर की तरफ यानी कि परावर्तक सरफेस, यानी कि ये जो चमकने वाली जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। और दूसरा हमने ये किया कि बाहर वाले को पॉलिश किया, बाहर वाले को, और अंदर वाले को ब्लॉक किया। ठीक है, तो फिर यहां से हमने काट के निकाल लिया। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो ये सरफेस ब्लॉक है और यहां पर ये चमकदार सतह है। तो ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं वो आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो अब यहां पर जिसमें जो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है वह आपका क्या है, उत्तल है। ये देखो यहां पर बाहर की ओर है, ये उत्तल है, और इसमें अंदर की ओर धंसा हुआ है तो ये क्या है, आपका अवतल है। ये समझ में, ये उत्तल है और ये उत्तल। उत्तल मतलब बाहर की तरफ तल, अवतल मतलब अंदर की तरफ तल। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण की तरह भाग काम करता है, तथा चम्मच का बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। गोली दर्पणों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों का यानी कि जो टर्म्स हैं उनके बारे में समझ लें। तो अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो हमको समझनी है। तो सबसे पहले ये शब्द गोली दर्पण के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में लिए जाएंगे। जब हम लोग गोली दर्पण का अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम लोग सीधे इन शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। मतलब कि आपका यहाँ पर जो ये है, ये इसको बोलेंगे गोली दर्पण का केंद्र, ये ध्रुव है, इसको P से दर्शाते हैं। अब दूसरी चीज इसमें बोल रहा है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, यानी कि जैसे ये हमने दर्पण बनाया है ये किसी बड़े गोले का भाग है, इसका भाग है ये। ठीक है, तो इस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और उसे C से डिनोट करते हैं। तो ये जो केंद्र है ये C है। तो अगर आप दर्पण में इसकी बात करोगे, अब अगर वक्रता केंद्र के बारे में बात करें तो वक्रता केंद्र जो है वो आपका दर्पण का भाग नहीं है, ये दर्पण से बाहर है। अगर आप देखोगे दर्पण आपका इधर है, वक्रता केंद्र इधर है। तो अब यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। कि अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करें तो आपका परावर्तक पृष्ठ इसके सामने होगा, जबकि आप अगर उत्तल की बात करोगे तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है, यहाँ पीछे की तरफ, सॉरी वक्रता केंद्र जो है परावर्तक पृष्ठ के पीछे, मिरर के दर्पण के पीछे की तरफ होता है। चीजें समझ में आए क्यों? क्योंकि वो बाहर की तरफ ये ऐसे गोल है और ये वाला इस तरफ ऐसे गोल बनाता है। तो अब ये हम देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे
वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जिस गोले से इसको बनाया गया है उसकी त्रिज्या, वो वक्रता त्रिज्या हो गई। और हम ये भी बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव, जो ये ध्रुव है इसके बीच की दूरी, वही वक्रता त्रिज्या है। तो यहां पर अब परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे r से निरूपित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि पीछी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर अब दर्पण के बारे में चीजें बताएं तो जैसे कि ये हमारा एक दर्पण है, अवतल दर्पण, और इसका जो केंद्र है यहाँ पर कहीं पर इसका केंद्र होगा, ये जिस गोले का भाग है उसको वक्रता केंद्र, और यहाँ पर ये इसका ध्रुव हो गया। अब दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा की एक कल्पना कीजिए कि मतलब इन दोनों में से एक सीधी रेखा गुजर रही है। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, लंबवत है वो। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बनाएं तो ये इस तरह से एक सीधी रेखा, ये काल्पनिक रेखा, ऐसी कोई रेखा गुजरती नहीं है दर्पण में से, हमने बनाई है ये एक काल्पनिक रेखा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, जो यहाँ पर अभिलंब है। सर्वप्रथम कागज सुलगाना प्रारंभ करता है और मतलब क्रियाकलाप अगर हम लोग देखें इसका, और धुआं उठने लगता है। अंततः यह आग भी पकड़ सकता है। तो यह क्यों जलता है, जैसे कि हमने देखा है कि दर्पण से या फिर हमने लेंस से कभी कागज जलाया है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्र हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमने एक छोटी सी ब्राइट स्पॉट बन जाता है वहां पे कागज पे, और फिर वो जलना लग जाता है। तो वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। इसको क्या बोलते हैं कि हमने वहां पर प्रकाश को फोकस कर दिया है। तो सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण यह कागज जल जाता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के सन्निकट मान है। तो अब जहां पर हमने सारी की सारी जो सूरज की किरणें जो पैरेलल आ रही थी एक दूसरे के समांतर, उनको एक जगह पे फोकस कर दिया है। वो बिंदु आपका फोकस है, और उसकी फोकस की दूरी कहाँ से, आपके ध्रुव से क्या है, आपका फोकस दूरी। जैसे कि यहाँ पर कहीं पर हमने फोकस कर दिया है, जितनी भी समांतर किरणें आ रही थी तो हमने क्या देखा कि वो एक बिंदु पर ऐसे मिल गई हैं, तो वो आपका फोकस है। और यहाँ पर इस फोकस से ध्रुव की दूरी तो आपका क्या है, फोकस दूरी है। आगे यहाँ पर आपको क्रियाकलाप करके दिखाया गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जितनी समांतर रेखाएं यहाँ से आ रही हैं, ये समांतर रेखाएं, और ये जाके टकरा के कहाँ, एक पॉइंट पर मिल रही हैं, वो आपका क्या है, फोकस है। तो अब अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं, वही वो परावर्तित होके एक कहाँ पर, एक बिंदु पर मिल रही हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें प्रकाश परावर्तित होती हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो अब अगर आप देखोगे कि इसके लिए, ठीक है, ये आपका यहां पर उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। तो ये टकरा के इधर चला जाएगा, ये टकरा के इधर चला गया, ये टकरा के इधर चला गया, ये टकरा के इधर चला गया। तो अब यहां से देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी एक बिंदु से आ रहा है, एक बिंदु से आ रहा है। तो वह क्या है, आपका मुख्य फोकस है उत्तल दर्पण का। तो अब मुख्य फोकस को F द्वारा निरूपित किया जाता है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको स्मॉल f से बताते हैं। मुख्य फोकस आपका कैपिटल F से, फोकस दूरी जो है स्मॉल f से।
गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोली होता है। परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो गोली होता है। तो इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा होती है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा का व्यास दर्पण का द्वारक यानी कि अपर्चर कहलाता है। ये जितना इसका मुंह खुला है, ये M से लेके N तक, ये आपका क्या है, इसका द्वारक है। यहां से आप बोल सकते हो यहां से यहां तक ये द्वारक है, MN अपर्चर इसको बोलते हैं। अब इसे विवेचन में हम केवल उन्हीं गोली दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है द्वारक अपर्चर, तो हम लोग उन्हीं दर्पण की यहाँ पर बात करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या गोली दर्पण की आपका वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस F के बीच कोई संबंध है। तो छोटे द्वारक के गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। मतलब कि उसकी जो वक्रता त्रिज्या R होती है वह किसके बराबर होती है, फोकस से डबल यानी कि 2F द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये किसके लिए है, जिसमें आपका अपर्चर यानी कि द्वारक छोटा हो तभी ये चीज लागू होती है। तो यह दर्शाता है कि गोली दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो आपका फोकस, मुख्य फोकस F कहां पर है, आपके उसके वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच में है, मध्य में। तो गोली दर्पणों का प्रतिबिंब बनाना। अब प्रतिबिंब कैसे बन रहा है गोली दर्पणों से, तो हम समतल दर्पण का तो हम जानते हैं प्रतिबिंब। तो अब आपके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज के बारे में भी जानते हैं। तो गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब यानी कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे। ये वास्तविक हैं या आभासी हैं, क्या है ये, मतलब सीधे हैं, उल्टे हैं, इनका साइज कैसा है, ये सब हम लोग चीजें पढ़ेंगे अब इसके बारे में। तो अब यहां पर आपको बुक में एक इस तरह से टेबल बनाया गया है जहां पर क्या है कि आपका अलग अलग बिंब की स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, उसका के साइज होगा और प्रकृति क्या होगी, ये दिया गया है। पर इससे पहले हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम इस टेबल को देखेंगे। चलिए, तो अब प्रतिबिंब बनाने से पहले हम लोग कुछ कुछ चीजें यहाँ पर सीखते हैं। जैसे कि ये हमारा एक दर्पण है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और यहां पर आपका ये वक्रता केंद्र है, फोकस है और ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है कि ऐसी कोई रेखा जो सीधे कहां जाती है, इसके फोकस से होते जाती है। तो फोकस से होते हुए जाती है, तो अब हमको क्या करना है, यहां पर एक अभिलंब बनाना है। तो अभिलंब मतलब लंबवत। तो अगर आप देखोगे कि किसी भी आपने वृत्त में पड़ा हुआ है कि किसी भी वृत्त में अगर हम बात करें, ये जैसे एक हमारे पास वृत्त है और मेरे को पता है कि यहाँ पर हमको एक अभिलंब बनाना है। तो अभिलंब हम कैसे बनाएंगे, देखो ये एक दर्पण है, तो अभिलंब मतलब इस बिंदु पर लंबवत। तो इस बिंदु पर लंबवत रेखा क्या होगी आपका, तो आप इस बिंदु को इसके केंद्र से जोड़ दो। तो केंद्र से जोड़ने वाली रेखा उस बिंदु पर, उस वृत्त पर क्या होगी, आपकी लंबवत होगी। तो अब क्योंकि हमारे दर्पण गोली हैं, तो अब जहां पर भी हमको अभिलंब बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु को उसके केंद्र से, वक्रता केंद्र से जोड़ देंगे तो अभिलंब मिल जाएगा। अब अभिलंब की जरूरत हमको क्यों है, अरे जैसे कोई यहाँ पर आपतित किरण है, यहाँ से टकरा रही है और हमको देखना है कि ये कहाँ जाएगी टकरा कर, तो उसके लिए हमको ये पता करना पड़ेगा ना कि कोण आई क्या है, फिर उतना ही एंगल बना के ये वापस जाएगी R। क्या परावर्तन के नियम याद कीजिए, I=R। तो इसीलिए हमको अभिलंब की जरूरत है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इस चित्र में यहाँ पर एक
किरण है जो कहाँ से आ रही है, इसके फोकस से होते हुए आ रही है ये। तो अब फोकस से आ रही है तो यहाँ पर एक अभिलंब बनाया गया है, तो ये एंगल छोटा सा आपका आई हो गया, फिर इतना ही एंगल बना के ये इस तरफ चली गई है आर। तो अब यहां से हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण, देखो अब उत्तल दर्पण के लिए भी हम से चीज कर सकते हैं। यहां से एक किरण आ रही है जो क्या है, इसके फोकस पे जाने वाले, अब इसका फोकस तक तो जाएगी नहीं क्योंकि ये तो पीछे है, ऐसा लग रहा है कि इसके फोकस में जा रही है। तो हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक अभिलंब बनाया। अभिलंब कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर सीधे सीधे क्या करो, इसको इसके सेंटर से जोड़ दो। तो अब ये आपका एंगल आई हो गया, उतना ही एंगल आर बना के ये ऐसे समांतर चली जाएगी। तो अब ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो अब यहाँ पर हमको एक चीज सीख ली है कि जितनी भी फोकस पर जा रही हैं, यहाँ पर तो सीधे सीधे फोकस से होते हुए जाएंगे अवतल में, उत्तल में क्या होगा कि ऐसा आभास होगा कि वो फोकस पे जा रही हैं, तो वह परावर्तित होके कहाँ से जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर वापस जाएंगी। ये देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रही है, पहली चीज। दूसरा कि अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये एक किरण है, कहां से जा रही है, वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र से जा रही है, तो अब अगर आप यहां पर अभिलंब बनाओगे तो अभिलंब क्या होता है कि इस बिंदु पर अभिलंब, तो इसको कहां से जोड़ना है आपको, सीधे केंद्र से, तो वही रेखा, उसी रेखा। तो आई कितना हुआ, यहाँ पर 0 हो गया, अभिलंब के साथ कोण वही, दोनों एक ही साथ आ रहे हैं, तो आर भी कितना होगा, 0। तो 0 का एंगल बनाते हुए आई थी, 0 का एंगल बना के वापस चली जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर वह उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है यहां पर, और यहां पर देखो अब उत्तल के लिए वही चीज क्या होगा कि ये किरण ऐसा लग रहा है कि इसके वक्रता केंद्र पर जाने वाली है, तो यहां पर ये अभिलंब हो गया आपका, तो कोण 0 बन गया, तो 0 एंगल से वापस उसी रास्ते, वापस जिस रास्ते आई थी उस रास्ते वापस। कब, जब किरण आपका अवतल में जो है कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से, और उत्तल में ऐसा लग रहा है कि ये उसके वक्रता केंद्र पर जा रही है, तो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस हो जाएगी। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं आपको, जो है कहां पर बिंब है और कहां उसका प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए। तो अब परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती हैं, जिसको यहाँ पर चित्र में बताया गया है। ठीक है, तो अब ये दो चीजें हमको पता चल गई हैं। तो अब प्रकाश की किरणें उसी पथ के से इसलिए वापस जाती हैं क्योंकि आपतित किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं, जिससे I = R हो गया है। अब नेक्स्ट चौथा पॉइंट है इस पे, तो यहां पर हमको एक अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में, यहाँ पर जो किरण है आपका वो अब कहाँ जा रही है, इसके ध्रुव पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ से एक किरण है इसके ध्रुव पर पड़ रही है और ये आपका अभिलंब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इसको कहाँ से जोड़ना है, आपको सी से जोड़ना है, यही अभिलंब हो गया, तो ये एंगल I बन गया और उतना ही एंगल R बना के ये रिटर्न हो गई है। और यहाँ पर भी देखो इसके लिए भी सेम, यहाँ पर एंगल I बनाया, उतना ही एंगल R बना के यहाँ से वापस। तो अब दर्पण में अगर बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है, यानी कि जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए दूसरी तरफ से चली जाएगी। तो किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियम का पालन करती है। परावर्तन का नियम तो हर जगह लगेगा आपका। तो अब इनके माध्यम से जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, तो उनके मदद से हम लोग अब बिंब की अलग अलग स्थितियों के लिए उसका प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, तो हमारे पास एक अवतल दर्पण है और पहली स्थिति हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर,
आपका वस्तु कहाँ है, अनंत पर है कहीं पर। तो अनंत पर है तो अनंत पर से प्रकाश की किरण कैसे आएंगी, वहां से समांतर, ये समांतर आई आपकी, और समांतर आने के बाद ये सारी की सारी टकरा के कहाँ मिल गई हैं, आपके फोकस पर। तो वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, फोकस पर। ठीक है, तो अब वस्तु अब फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपका ये कैसा बन रहा है, ये यहाँ पर सही में टकरा रही है, तो ये आपका प्रतिबिंब कैसा है, ये वास्तविक है, और इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, और यह जो है प्रतिबिंब उल्टा होता है। हालांकि यहाँ पर क्योंकि सूर्य भी गोल है, उसी के प्रतिबिंब बना रहे हैं, वो गोल ही बनेगा, पता नहीं चलता है, पर अगर आपका मान लो कि सूर्य ऐसा होता तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनता। ये आपका कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, जो हमेशा टेढ़ा बनता है। अब हम क्या करते हैं कि अब इस वस्तु को अनंत से उठा के कुछ नजदीक लेके आते हैं, सी से परे, मतलब सी और अनंत के बीच में कहीं पर रखा हमने, ये वस्तु है हमारा ए बी। तो अब हमको पता है कि यहां पर देखो, आपको प्रतिबिंब बनाना है, और प्रतिबिंब कैसे बनेगा कि जहां पर कौन सी रेखाएं परावर्तित होकर टकराएंगी, वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो अब परावर्तित रेखाएं कहां पर टकरा रही हैं वो कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है ए। अब हम चाह रहे हैं कि अब वस्तु में से कौन सी किरणें निकलेंगी, आपकी आपतित किरणें निकलेंगी। ठीक है, तो जहां से आपतित किरणें निकल रही हैं, इसका या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जहां पर आप आपतित किरणें मिल रही हैं, तो वो आपका क्या है, वस्तु। अब दर्पण से टकराने के बाद ये जैसे किरण गई, टकराने के बाद जहां पर परावर्तित किरणें मिलेंगी, जैसे एक किरण यहां से आएगी, एक किरण यहां से आई, तो वहां आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि कहां पर परावर्तित किरणें मिल रही हैं। तो अब कैसे पता चलेगा, तो जहां पर परावर्तित किरणें मिल रही हैं, तो कम से कम हमको कितनी, 2 किरणें तो चाहिए, ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे और यहाँ पर मिलेंगे। तो हम कम से कम 2 किरणों की हेल्प से प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही किरणें मिल रही हैं, तो बहुत सारी किरणें वस्तु पर से निकल रही हैं, बहुत सारी परावर्तित हो रही हैं। हमको देखना है कि कहाँ पर ये मिल रही हैं, तो इसके लिए 2 ही काफी है। तो अब जो चीजें हमने अभी तक सीखी हैं कि हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक वस्तु दे रखी है हमको, तो उस वस्तु में हमारे पास ये एक वस्तु है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके टॉप यानी कि जो ये एरो है, इसका प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ बन रहा है, फिर ये देखेंगे ये बॉटम का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, और वहां पर हम लोग फिर उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। और वस्तु सीधी खड़ी है तो प्रतिबिंब आपका सीधा ही होगा, 90 डिग्री बनाता हुआ। हो सकता है कि वो ऐसा उल्टा हो जाए, ठीक है, होगा सीधा ही 90 डिग्री पे। तो अब पहले हम इस ए का प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ए पर से 2 आपको आपतित किरण लेनी है, और वो परावर्तित होकर जहां मिलेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 2 से पता चल जाएगा हमको। तो पहली जो हमने देखा है कि अगर वो समांतर लेते हैं हम, किसके, मुख्य अक्ष के, तो वो कहां से जाएंगी, आपके फोकस से, क्योंकि जो फोकस से आती हैं वो कहां जाती हैं, समांतर जाती हैं। तो समांतर आएंगी तो फोकस से जाएंगी। तो ये एक हो गया। दूसरा हमने क्या देखा है कि वो सी से होते हुए अगर आती है तो सी से ही रिटर्न जाएंगी। तो यहां पर ये टकरा रही हैं, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, ये टॉप वाला पोर्शन बनेगा ए। ठीक है, ये पता चल गया। अब बॉटम वाला पोर्शन देखने के लिए, तो बॉटम में से एक रेल ऐसे सीधे सीधे जाएगी, तो ये सी से होते गुजर रही है, तो सी से ही ये वापस चली जाएगी। तो अब बॉटम कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष पे, ये टॉप है। अब हमको पता है कि वस्तु सीधी है, ऐसे सीधी 90 डिग्री बना रही है, तो प्रतिबिंब भी 90 बनाएगा। तो यहां से, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि इसका सिर यहां बन रहा है, तो सिर से 90 डिग्री बनाते हुए यहां पर अक्ष पे भेज दो, तो ये क्या बन गया, आपका प्रतिबिंब। और बहुत खचर बचर हो गया है, तो इसको मिटा दें। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर जो है हमने क्या बना दिया है, इसका प्रतिबिंब बना दिया है। अब अगर हम इस प्रतिबिंब के बारे में बात करें कि प्रतिबिंब आपका कैसा बना हुआ है, तो ये प्रतिबिंब जो है आपका, एक तो ये क्या है,
वास्तविक है, क्योंकि ये यहाँ पर सही में किरणें टकरा रही हैं, वास्तविक है आपका। ठीक है। दूसरा, ये कहाँ बन रहा है? तो C और F के बीच में बन रहा है, C एंड F के बीच में बन रहा है। और कैसा है? ये टेढ़ा है, ठीक है, नीचे की तरफ है, क्योंकि वस्तु आपकी सीधी है, ये आपका उल्टा है। ठीक है, उल्टा आप इसको बोल सकते हो। और इसका साइज जो है ये छोटा है, वस्तु की साइज बड़ी है और ये प्रतिबिंब की साइज छोटी साइज है। तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए प्रतिबिंब के बारे में, ये सीधे आपके दिमाग में ही होना चाहिए कि कहाँ पर वस्तु रखी गई है और कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगला, अब हम क्या करते हैं कि वस्तु को कहाँ रख लेते हैं? अब C पर, तो ये सीधे C पर हमने रख लिया। अब हमको क्या चाहिए? 2 रे चाहिए। पहले हम इसके टॉप को बनाएंगे, इसकी टोपी को, फिर इसके पैर को बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके जो सिर है ये कहाँ पर बन रहा है? तो सिर से 2 रेखाएं चाहिए, 2 किरण आपतित, फिर वो परावर्तित होकर जहां मिलेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से हमने एक तो समांतर ले ली और हमको पता है वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, बढ़िया। दूसरा, हमने एक ले लिया फोकस से आता हुआ, और कहां से जाएगा? ये समांतर, यहां मिला। तो यहां पर आपका क्या बनने वाला है? सिर। अब जड़ के लिए जड़ से एक रेखा लो ऐसे सीधे, C से होते जा रही है वापस, तो जड़ कहाँ बनेगी? मुख्य अक्ष पे। तो यहां से एक 90 डिग्री बनाता हुआ यहां खींच दो, तो ये आपका क्या बन गया? प्रतिबिंब। तो अब अगर प्रतिबिंब के बारे में हम बात करें कि प्रतिबिंब आपका बन कैसा रहा है, ठीक है, तो प्रतिबिंब है आपका, पहले तो ये कहाँ बन रहा है? वस्तु C पर थी, प्रतिबिंब भी C पर। कैसा बना आपका? C पर ही बना। कैसा बना? आभासी या वास्तविक? वास्तविक, क्योंकि सही में टकरा रही है, वास्तविक है, सही बात है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है ये भी, ठीक है, उल्टा है। और इसका साइज जो है एक ही जैसा है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट उतने ही साइज का इमेज। अब अगला, इसमें वस्तु को हम रखते हैं अब C और F के बीच में, ठीक है, C और F के बीच में हम लोग रख रहे हैं। तो यहां पर वस्तु हमारा यहां पर है ये AB। तो यहां पर भी वही चीज करनी है आपको। पहले A, इसका सिर है, वहां से एक समांतर रेखा जो कहां से जाएगी? इसके फोकस से होते हुए जाएगी। अब दूसरी, अब यहां पर तो क्या है कि वहां पर हम कहां से ले रहे थे? उसके C से ले रहे थे, तो अब C तो यहां आ गया है, तो अब हम कहां से लेंगे? C पीछे है तो पीछे से, तो यहां से C से होते हुए ऐसे ऊपर की तरफ। अब जो C से जाती है वो C से ही वापस आती है, तो ये वापस आके यहां पर, तो यहां पर कहीं पर मिलेंगी। तो यहां पर आपका A बनेगा, इसका सिरा, और B कहां बन रहा है? तो B के लिए वही अक्ष के समांतर, और वही वापस आ जाएगी। तो अब ये यहां पर बनेगा। अब यहां पर प्रतिबिंब की बात, पहला कैसा है आपका? वास्तविक, ठीक है, वास्तविक है। और कहां बन रहा है? C से इन्फिनिटी के बीच में, C से उस तरफ चला गया है वो, C एंड इन्फिनिटी के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है? ये उल्टा बन रहा है, ठीक है। और इसका आकार वस्तु से बड़ा है, बड़ा आकार का है ये बाकी छोटे आकार के थे, C पर समान आकार का था। अगला, हम अब फोकस पे रखते हैं इसको, ठीक है। तो फोकस पे रखा ये, तो यहां से एक समांतर जो कहां से गई? इसके फोकस से होते हुए चली गई। दूसरा, ऐसा कि C से होते हुए ऐसे, और C से ही ये वापस। तो अब अगर आप देखोगे कि ये दोनों परावर्तित जो किरणें हैं तो ये समांतर हो गई। तो समांतर है तो कहां मिलेंगी? जाके अनंत पे मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि सही में जाके वहां पर मिलेंगी। तो वास्तविक अगर फोकस पे रखा है तो वो कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि यहां पर ये इस तरह से बनेगा, कहीं ऐसा बड़ा सा, ठीक है, उल्टा बनेगा और आकार में ये बहुत बड़ा होगा। अब हम वस्तु को रखते हैं P, यानी कि F और P के बीच में। तो यहां पर हमारे पास ये वस्तु है, तो हमने यहां से एक किरण डाली इसके पोल पर, तो पोल पर से जितना एंगल बनाते हुए I बनेगा उतना ही R बना के ये वापस जाएगी, ठीक है। हम P पर भेजा है इसको। दूसरी एक और हमको किरण चाहिए, हमने क्या किया? C से,
तो सी से भेजा और सी से ही वापस। तो अब ये जो किरणें आ रही हैं तो ये क्या आ रही हैं, फैलती हुई आ रही हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो अगर कोई ऐसा फैलता हुआ प्रकाश हमारी तरफ आ रहा है तो हमारी को लगता है, हमारी आंखों को ऐसा लगता है, हमारे दिमाग को, कि ये कहीं पर से मिल के आ रहा है, कहीं पर ये मिल रहा होगा। तो ऐसा हमको लगेगा, ऐसा आभास होगा। तो हमको ये लगेगा कि ये प्रकाश कहीं यहाँ से आ रहा है। तो ये जो ए है इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ ए डैश पर इधर दिखाई देगा। और दूसरा कि इसका जो ये जड़ है ये कहाँ बन रहा है, तो यहाँ से एक लाइन डालो ऐसे, ये ऐसे ही वापस। तो जड़ अब हमारे पास इसका सिरा यहाँ दिखाई देगा और इसका जड़ यहाँ है, ऐसा दिखाई देगा। तो ये एक आभासी प्रतिबिंब होगा आपका, आभासी। और ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका मिरर के पीछे, यानी कि इस जो दर्पण है आपका, दर्पण के पीछे तरफ बनेगा, आभासी बनेगा। और ये कैसा होगा, सीधा होगा। और इसका साइज जो है ये बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा। किससे, वस्तु से आपके। तो ये हमारा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाना है। अब जो हमने यहाँ पे प्रतिबिंब बनाए तो उसके लिए यहाँ पर एक सारणी बना रखी है। तो अब यहाँ से आप मिलान कर सकते हो कि हमने कहाँ कहाँ पर वस्तु को रखा गया था, यानी कि बिंब को, और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बन रहा है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। तो अब हम इसके उपयोग, कहाँ कहाँ पर ये अवतल दर्पण आपका प्रयोग होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो अवतल दर्पण के प्रयोग, तो यहाँ पर अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करें तो ये सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट्स में प्रयोग किया जाता है, तो ताकि एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जा सके। जैसे कि ये किस तरह से उपयोग होता है, तो हमारे पास इस तरह से कोई लाइट है, हेडलाइट, ठीक है। हेडलाइट का आपका क्या होना चाहिए, जैसे गाड़ी है तो हम चाह रहे हैं कि हेडलाइट से जो लाइट है वो सीधे आगे की तरफ जाए, पीछे की तरफ की जरूरत है नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक दर्पण को इधर पीछे लगा दिया जाता है, ठीक है। अब ये दर्पण आपका कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और इस जो ये बल्ब है इसको इसके फोकस पे रखा जाता है, ताकि इस फोकस पर से निकलने वाली पीछे की तरफ को जो लाइट है वो कैसी हो जाए, समांतर। फोकस से आएंगी तो समांतर जाएंगी, फोकस से आएंगी तो समांतर जाएंगी, आगे वाली तो सीधे ही जा रही है। तो जिसकी वजह से एक हमको एक समांतर किरण पुंज यहाँ पर मिलती है। अब और दूसरा क्या इसके उपयोग हैं, तो यहाँ पर इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, सेविंग। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वस्तु कहाँ पर होती है, पोल और एफ यानी कि फोकस के बीच में होती है, उसकी बड़ी सी इमेज दिखती है। तो आप एकदम सामने अगर अवतल दर्पण को लेके जाएंगे, उसके अंदर एक बड़ा सा आपको वस्तु दिखाई देगी। यह दंत विशेषज्ञ यानी कि डेंटिस्ट के पास जो दर्पण होता है उसके लिए भी प्रयोग होता है, क्योंकि यह हमारे छोटे से दांत की बड़ी सी इमेज बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वह दांत में कैविटी कितनी है ये चीजें देख सकता है। उसके लिए दांत को कहाँ रखना पड़ेगा आपको, तो दांत को रखना पड़ेगा आपको मिरर में फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में रखने से क्या होगा, उसका एक आभासी बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये फोकस है, ये पोल है। तो यहां पर तो इसमें आपको फोकस और पोल के बीच यहां अगर वस्तु रखेंगे तो यहां पर इसके प्रतिबिंब यहां बनता है बड़ा सा। तो ये डॉक्टर के पास यूज होता है। और सूर्य में, सौर भट्टियों में सूर्य किरण के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी, जैसे कि हमारे पास एक दर्पण है, अवतल दर्पण, और यहां पर जो भी प्रकाश पड़ेगा समांतर, तो वो क्या होगा, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा। और यहां पर हम अपना भट्टी रख देंगे, ये उसको गर्म कर देगा, ठीक है। तो ये था आपका अवतल दर्पण के उपयोग। अगला है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना, कि उत्तल दर्पण से कैसे बनता है। तो जिस तरह हमने अवतल को पढ़ा उसी तरह से उत्तल को अब देखते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए यहां पर सबसे दो स्थितियों के लिए हम पढ़ेंगे। यहां पर पहली स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब है वो
वस्तु है यानी कि जो बिंब है आपका, वो कहाँ पर है आपका, अनंत पर रखा गया है, अनंत दूरी पर। और दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण से एक किसी निश्चित दूरी पर है, अनंत दूरी पर नहीं है। अब यहाँ पर क्यों सी से परे, सी और एफ के बीच नहीं है? क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पर आभासी हैं, इसका फोकस आभासी है, इसका वक्रता केंद्र आभासी है, इस तरफ है ये, ठीक है। तो वस्तु को यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रखेंगे तो मिरर के पीछे हो जाएगा, तो इमेज बनेगी नहीं, सामने ही आपको रखना पड़ेगा। तो पहला कहाँ रखा गया है, अनंत पर। तो जब अनंत पर रखते हैं तो प्रकाश किरणें क्या आती हैं आपका, समांतर आती हैं ऐसे। तो समांतर प्रकाश किरणें आएंगी तो क्या होंगी, वो इस तरह से वापस जाएंगी कि लगेगा फोकस से जा रही है, इस तरह से जाएंगी, लगेगा फोकस से जा रही है। तो ये सारी की सारी कहाँ मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। तो आपका ये प्रतिबिंब बना कहाँ पर, फोकस पर बन गया। कैसा बना, ये आभासी है, आभासी, और बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। और ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ये उल्टा नहीं बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है। दूसरा, हमने वस्तु को कहीं निश्चित दूरी पर यहाँ पर रखा ए। अब इसके लिए वही दो किरणें चाहिए, आपतित और उनका परावर्तन। तो पहली ये गई आपकी समांतर, कहाँ से, फोकस से जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। दूसरी सी पर, तो यहां से रेखा भेजो कि जो ऐसा लगे कि इसके सी पर जा रही है, तो सी पर पहुंचने वाली वही रास्ते वापस। तो अब यहां पर हमारे पास दो किरणें मिल रही हैं, एक ये है, एक ये है। यहां से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये कहीं यहां पर मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर आपकी एक छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा ये, और यहां पर बॉटम बनाना है आपको, सीधे जाएगा, सीधे आएगा ऐसा, तो ये बॉटम इधर बनेगा। तो यह प्रतिबिंब आपका कैसा है, पहली चीज तो ये कहां बन रहा है, P और F के बीच में, P और F के बीच। कैसा बन रहा है आपका, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, और साइज कैसा है इसका, छोटा है, ये चीज है, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या देखा कि ये वाला दर्पण, उत्तल दर्पण आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है। तो इसका हम अगर टेबल देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दो ही स्थिति हैं इसकी, और इसके लिए जो चीज़ें हमने बनाई हैं वही चीज़ें इसमें लिखा गया है। अब इसके अगर उपयोग की बात करोगे कि कहाँ कहाँ पर ये उपयोग होता है, तो एक तो ये उपयोग होता है आपका वाहन का जो रेयर व्यू मिरर उसको बोलते हैं, जिससे पीछे से वाहन कौन सा आ रहा है यह देखने के लिए प्रयोग होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये बड़े से ऑब्जेक्ट की एक छोटी सी इमेज बनाता है। तो पीछे जैसे ड्राइवर है, पीछे कोई बड़ा सा ट्रक आ रहा है, उसको भी एक छोटा सा चित्र उसको वहां पर दिख जाएगा। तो उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, और यद्यपि ये छोटा होता है तो इससे क्या होता है कि दृष्टि का क्षेत्र मतलब इसका बढ़ जाता है। ये बहुत बड़े पूरे रोड को दिखा देगा एक साथ में, पूरे रोड में क्या क्या चीजें हैं करके पीछे। तो अब ये क्योंकि बाहर की ओर वक्रित होते हैं, बाहर की तरफ निकला होता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि पार्किंग में भी ये मिरर आजकल यूज होते हैं, जैसे कहीं पर टर्निंग है, वहां से दूसरी तरफ दिख जाता है पूरा रोड, यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वहां पर भी ये उपयोग किए जाते हैं। अभी तक जो हम लोग प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि मोटा मोटी कि जैसे कि C और F के बीच में वस्तु को रखा गया है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या एग्जैक्ट जैसे कि उसके ध्रुव से, जैसे कि अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करें कि तो उसके ध्रुव से 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो कितने सेंटीमीटर पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, ये चीजें अब हमको निकालनी है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले गोली दर्पणों के परावर्तन के लिए एक चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, कि किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, यह निर्धारित करते हैं। तो अब यह चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे कई नई कार्ती चिन्ह परिपाटी यानी कि कार्टेशियन हम लोग नाम उसको बोलते हैं। तो इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, यानी कि ध्रुव से ही सारी जो दूरियां हैं वो मापी जाएंगी। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष बोला जाएगा। अब यहां पर बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। अब यहां पर हमारे पास ये एक दे रखा है
दर्पण और यहाँ पर एक बिंब यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जहाँ से किरणें आ रही हैं, यहाँ से किरणें आ रही हैं, तो ये आपकी जो दिशा है इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक। ठीक है, ये दिशा कहाँ से, आपतित किरण की जो दिशा होगी वही आपकी धनात्मक दिशा है, तो इसकी उल्टी जो होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। बस अब वस्तु की दूरी को हम लोग u से बताएंगे। कहाँ से, ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि इसको माना है आपने, ध्रुव को माना है आपने क्या, यहां से माने मूल बिंदु, तो ध्रुव से ही हम सारी दूरियां जो है वो मेजर करेंगे। तो अब ये हमारा हो गया u वस्तु, तो ये नेगेटिव होगा। अब प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, उसको बोलेंगे हम लोग v। तो अब v जो है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर ये इसके सामने बन रहा है, ठीक है, ये दर्पण के सामने बन रहा है प्रतिबिंब आपका, तो आपका प्रतिबिंब कैसा हो गया, यह वास्तविक हो गया, तो v क्या आएगा, ऋण आएगा। देखो इस तरफ। अगर प्रतिबिंब आपका इस तरफ बना दाईं ओर, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, ये ऋणात्मक। ठीक है, मतलब कि अगर आपका प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है तो v जो है वो नेगेटिव आएगा, और आभासी है v जो है ये धनात्मक आएगा। तो v का साइन देख के हम बता देंगे कि वास्तविक है या फिर आभासी है। ठीक है, अब बात करें फोकस की, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होगा कि आपका अगर दर्पण आपका अवतल है तो फोकस इसका सामने होगा, तो फोकस की दूरी इस तरफ को जाएगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपका उत्तल है तो फोकस कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो ये ध्रुव है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। तो आपको यह इसमें ध्यान रखना है एक ही चीज कि आपतित किरण की दिशा, जहां आपतित किरण की दिशा धनात्मक होती है, बस इसी से आप सारी चीजें निकाल लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र आपको u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी के बीच का संबंध बताता है, u, v और f। ठीक है, कहां से दूरी, पोल से यानी कि ध्रुव से। तो अब इसका फॉर्मूला है आपका, इसका जो किस तरह से इसको सिद्ध किया गया है ये आप 12वीं में जाके पढ़ोगे, तो अभी आपको सीधे सीधे इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो ये है 1/v + 1/u = 1/f। तो u, v और f, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी कहां से, ध्रुव से, पोल से, और f जो है वो फोकस दूरी है। अब यहां पर हमको u और v दिया होगा, f निकालना होगा, u और f दे दिया, v निकालना है, या v और f दे दिया, u निकालना है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। आपको चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है, जब वैल्यूज इसकी रखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग, उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। अब दूसरा होता है इसमें आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, कंपैरिजन, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक भौतिक एक राशि है जिसको बोलते हैं हम लोग आवर्धन, इसको m से लिखते हैं। तो m क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई h, तो इन दोनों का रेशियो। तो ये होता है आपका h' और इसका जो फॉर्मूला है वो है -v/u। ये ध्यान रखना, इसमें माइनस आता है। जो मिरर फॉर्मूला है, दर्पण का सूत्र है, उसमें प्लस है, कहीं पर भी माइनस नहीं है, जबकि उसी के आवर्त में आका माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब भी हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चिन्ह परिपाटी खास आपको ध्यान रखना है, उसमें मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, प्रश्न करते हैं एक, तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आपको 3 मीटर दे रखी है। अब यदि इस बस के दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो वस्तु, उससे 5 मीटर दूरी पर है बस, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है r। तो अब ये दर्पण आपका कैसा है, यहाँ पर दर्पण है आपका उत्तल। तो उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, यहां जाएगा, इसका सेंटर भी यहां है, तो ये आपका है r और ये आपका है f। तो
आर क्या हो जाएगा इसमें पॉजिटिव, क्योंकि इस तरफ है ये पीछे की तरफ, ये दिशा यहाँ कहीं वस्तु है आपकी, तो ये वाली दिशा आपकी धनात्मक है, तो ये इस तरफ है दाईं ओर, तो धनात्मक हो गया आर। और आर मिल गया है, वहां से एफ निकाल सकते हैं हम लोग r/2 करके। यू हमको दे रखा है, यू यहाँ पर है, तो यू हमेशा क्या होगा आपका ऋणात्मक, तो ये -5। और v प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला जो हमको पता है दर्पण का, तो यहाँ से पहले फोकस निकाल लिया है, उसके बाद 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है, जो निकालना है उसकी साइन नहीं रखनी है, जबकि हमको पहले से पता है कि वो प्लस आएगा करके आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उसकी साइन नहीं रखनी है, जो चीज आपको निकालनी है। तो ये 1/f माइनस 1/u, माइनस क्यों आया, क्योंकि u जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी हमको क्या निकालना 1/v, 1/u इधर गया है, ओके पहले ये इस तरफ लेके गए हैं, फिर इन्होंने मान रखा है, तो 1/v इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर -5 एक और आ जाएगा, क्योंकि जब u की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पर -5 आ गया, तो ये 1/1.5 प्लस 1/5। तो अब यहाँ पर इन्होंने इसका एलसीएम ले लिया है 7.5, फिर ये सॉल्व करना आपको आता है, तो ये आप आसानी से ये सॉल्व करके निकाल सकते हो 1.15। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा 1.15 की दूरी पर। ये कैसे पता चला, क्योंकि इसका चिन्ह क्या आया है आपका धनात्मक। अब आपको निकालना आवर्धन, तो आवर्धन क्या होता है h'/h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये होता है -v/u। तो एक माइनस की साइन पहले से रहेगी और एक माइनस किसका आएगा, u का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको भाग करेंगे 0.23, तो 0.23 का मतलब होता है कि ये छोटा बन गया है। अगर यही उत्तर होता 1 से ज्यादा, ठीक है, 1 आएगा तो इसका मतलब है कि वस्तु और प्रतिबिंब आपका बराबर है। अगर 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा है, उत्तर 1 से छोटा है तो फिर क्या है आपका प्रतिबिंब छोटा है, तो यहां पर क्या है 0.23, इसका मतलब ये छोटा है, 0.23 गुना छोटा है। अगला इसमें एक और प्रश्न यहां पर है, तो कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बताइए। अब पर्दे पर बन रहा है तो आपका जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी, रियल। तो अब आपको क्या क्या चीजें देखिए, बिंब की साइज h वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्यों उसको सीधे रखा जाता है, ठीक है, तो वो है +4। वस्तु की दूरी u नेगेटिव होगी -25। फोकस दूरी f नेगेटिव है क्योंकि अवतल दर्पण है। हमको निकालना है v और h'। हमारे पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से 1/v निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब f हमको पता है -15, u हमको पता है -25, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस। 25 और 15 का एलसीएम ले लो 75, तो इधर क्या आ जाएगा आपका -5 और +3, ये आ गया -2/75। तो ये 1/v है, तो v क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो 75 में -2, तो ये हो जाएगा आपका -37.5। तो माइनस आ रहा है, मतलब वस्तु आपकी कैसी है, वास्तविक, और प्रतिबिंब भी कैसा है, वास्तविक है। तो ये इतनी दूरी पर हमको प्रतिबिंब मिलेगा जो कि वास्तविक होगा। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, साइज, ठीक है। तो साइज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आवर्धन का, तो h'/h इज इक्वल टू -v/u। तो यहां पर h' निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये h इधर जाके गुणा हो गया, तो vh में u माइनस का। तो अब हमारे पास सारी चीजें पता है, सब वैल्यू रखेंगे, माइनस पहले लिखा, फिर लिखा -37.5, ये क्या है, v है। h हमको दे रखा है +4, u हमारे पास है -25। तो अब ये
एक माइनस से एक माइनस कट हो जाएगा पर एक माइनस रहेगा, तो इसीलिए उत्तर आएगा -6 सेंटीमीटर। -6 यानी कि ये उल्टा बन रहा है और ये वास्तविक है इसलिए तो उल्टा बन रहा है। और हाइट कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो है इसका परावर्तन समझ लिया है। तो अब दूसरे वीडियो में हम लोग अपवर्तन समझेंगे, तो इसके बाद इसका पार्ट 2 देखिए आप। अपवर्तन के लिए धन्यवाद।